नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। करंट अफेयर एमसीक्यू का ये नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग करंट अफेयर के एमसीक्यू करते हैं। करंट अफेयर के मैंने आपको मैगजीन दे दी है और डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन मैं आपको करवाता हूं और उसके साथ साथ मैं आपके लिए एमसीक्यू भी लेकर आया ही गया हूं। तो ये सारे अगर आप पढ़ के जाते हैं तो संपूर्ण संभावना होती है करंट अफेयर आपके पढ़े हुए में से आएगा। बाकी अगर आप गारंटी मुझसे मांगेंगे तो मैं कभी भी गारंटी नहीं देता हूं, क्योंकि श्योर कभी भी नहीं होता। अगर कोई गारंटी दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। गारंटी होती ही नहीं है किसी भी चीज़ की। मुझे कैसे पता होगा कि करंट अफेयर में क्या सवाल पूछेगा क्या नहीं। मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, 1 साल का करंट कंप्लीट करवाऊँगा। उतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, उतना ही आप करके भी जा सकते हैं। गारंटी नहीं होती है किसी भी चीज़ की। गारंटी अगर कोई ले रहा है तो या तो वो फ्रॉड है या तो उसको सवाल पता है कि कौन से आएंगे। ये दोनों ही सिचुएशन अपने साथ तो नहीं है। बाकी मैं आपको और भी मैगजीन जो अलग अलग आते हैं मार्केट में उनके भी एमसीक्यू मैं करवाऊंगा। अभी से लेकर 17 नवंबर तक आपको खूब सारे एमसीक्यू मिलेंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए। तो आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 41 नंबर सवाल तक कर लिया था और उसके आगे के सवालों को आज हम लोग करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। 71 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग का ग्रुप शुरू हो रहा है। तो अगर आप में से कोई भी 71 के लिए आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 20 सितंबर से शुरू होगा और इसमें इतना सारा फैसिलिटी आपको मिलता है। बाकी 71 को लेकर मैं अलग से वीडियो भी आज डालूंगा तो उसमें आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। जो हम करंट के सारे एमसीक्यू कर लेंगे तो उसका एक मैराथन वीडियो भी मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा, जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू को एक जगह कंपाइल कर दिया जाएगा, जिससे आपको रिवीजन में सही होगा। एमसीक्यू का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे चैनल पर स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाता है। ओके, देखिए 41 नंबर सवाल तक हम लोगों ने कर लिया था। 41 से ही करते हैं आज, उसके बाद से हम लोग आगे सवाल करते जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा सवालों को। सवाल का स्तर जो है मध्यम होगा। कई सारे सवालों में, कई सारे में कठिन सवाल होंगे और कई सारे बहुत ही आसान सवाल होंगे। सीबीआई की स्थापना 1963 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत की गई थी। इंग्लिश में भी है इधर, तो बाइलिंगुअल होगा, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह भ्रष्टाचार, वित्तीय मुद्दे, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क को छोड़कर से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। सीबीआई के बारे में आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। सीबीआई आपको पता होगा गवर्नमेंट की एक बहुत ही प्रमुख और प्रेस्टीजियस जांच एजेंसी में से एक है। इसका मुख्यालय गाजियाबाद में स्थित है और भारत में एक भरोसे का प्रतीक है। सीबीआई जाँच के मामले में आप कह ही सकते हैं। कहीं पर कोई भी क्राइम होता है तो लोग पहला डिमांड करते हैं सीबीआई जाँच की। क्यों करते हैं? क्योंकि इसने अपना इतना अच्छा प्रेस्टीज बना रखा है। पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा गलत है। सीबीआई का स्थापना 1963 ईस्वी में ही हुआ था। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा की गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में सीबीआई कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन में काम करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कदाचार के मामलों की जांच करना, राजकोषीय आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए मुख्य रूप से इसको रखा गया है। मुख्य पर्पस इसका यही है। बाकी सीबीआई में जाकर आप डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते हैं। सीबीआई को केंद्र सरकार आदेश दे सकती है, भारत के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी आदेश दे सकती है सीबीआई को। किसके लिए? जांच के लिए। सीबीआई जांच 2 तरीकों से होती है, एक सरकार करवाती है और एक होता है एसआईटी के थ्रू में सीबीआई की जांच, जिसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय होते हैं उनके अंडर में एक सीबीआई की टीम गठित की जाती है और वो उन्हीं को रिपोर्ट करती है। तो एसआईटी जो होता है, जो न्यायालय के अधीन में काम करता है, उसको ज़्यादा निष्पक्ष माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर। सौर पार्क योजना को उद्देश्य विभिन्न राज्यों में लगभग 500 गीगावाट के सौर पार्क को स्थापित करना है। राष्ट्रीय सौर पार्क मिशन ऊर्जा सुरक्षा के दौरान पारिस्थितिक सतत को विकास को बढ़ावा देगा। पारिस्थितिक सतत विकास को बढ़ावा देगा। सृष्टि योजना लड़कियों के बीच माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर केवल 2 सही हो जाएगा। सौर पार्क योजना को उद्देश्य जो है विभिन्न राज्यों में लगभग 500 मेगावाट क्षमता के कई सौर पार्क को स्थापित करने के लिए है। इसीलिए यहाँ पर मेगावाट है, गीगावाट नहीं है। मेगावाट है, मेगावाट है, मेगावाट है। गीगावाट उससे ज़्यादा होता है। राष्ट्रीय सौर मिशन या भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती का समाधान करते हुए पारिस्थितिक रूप से सतत विकास को बढ़ावा देना है। और सृष्टि योजना का संबंध किससे है? तो भारत के सौर रूपांतरण का सतत छत कार्यक्रम इसका तात्पर्य है। इस योजना को उद्देश्य भारत में छत सौर ऊर्जा यानी कि रूफ टॉप जो सोलर होते हैं उसको बढ़ावा देना। रूफ टॉप सोलर जो होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सृष्टि पहल को शुरू किया गया था। अगला सवाल है भारत की सौर स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सवाल पूछा गया है। भारत ने सौर उत्पादन में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वृद्धि देखी है।
दक्षिण कोरिया के पीछे छोड़कर भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है। जो सौर ऊर्जा का जनरेट करता है दुनिया भर में तीसरा इतना बड़ा है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 यहाँ पर सही है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। जापान को पीछे छोड़ा है, भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है, इसलिए इसका आंसर केवल 1 सही हो जाएगा। हाल ही में BS3 चर्चा में रहा है। BS3 क्या है? BS3 चर्चा में रहा है। BS3 क्या है भाई? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एक नया खोजा गया विशाल ब्लैक होल है जिसको BS3 नाम दिया गया है। विशाल ब्लैक होल है जिसको BS3 नाम दिया गया था। ब्लैक होल है ये। ब्लैक होल के बारे में एक सवाल आपसे पूछा गया है। अब जरा मुझे बताइए, देखिए किस तरह से अरेंज किया गया है इस MCQ में क्वेश्चंस को। आपको सच में कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरह से। जैसे ब्लैक होल चर्चा में था, मैंने उसको न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवाया था आपको। तो ब्लैक होल के बारे में एक तो जो करंट में था वो पूछ लिया है। अब आपसे ब्लैक होल का स्टैटिक एक सवाल डाल दिया जिससे आपका स्टैटिक करंट दोनों ही तैयार हो जाए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जब अच्छा कंटेंट कोई देता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, है ना। तो ये एक मोटिवेशन भी होता है जो भी प्रोवाइड करते हैं उनके लिए भी। और इसमें तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ अभी तो सब कुछ, अगली बार से पेड होगा क्योंकि अभी तो नहीं। 71 के लिए सब चीज़ें पेड होंगी, है ना। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, ब्लैक होल के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वे अत्यधिक उच्च घनत्व वाले मृत तारे होते हैं। दे आर डेड स्टार विथ एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी होता है क्या? तारकीय, मध्यवर्ती और सुपर जाइंट ब्लैक होल के प्रमुख प्रकार हैं। तारकीय ब्लैक होल, मध्यवर्ती ब्लैक होल और सुपर जाइंट ब्लैक होल, ये सब अलग अलग ब्लैक होल होते हैं। तारकीय ब्लैक होल कई आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है 45 का। इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। ब्लैक होल अत्यंत उच्च घनत्व वाले मृत तारे होते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी उनसे होकर नहीं गुजर सकता है। जैसे जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका एस्केप वेलोसिटी क्या है? तो 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर इससे ज़्यादा का आप रफ्तार हासिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके ऊपर पृथ्वी की ग्रेविटी काम नहीं करेगी, आप पृथ्वी के ग्रेविटेशन के बाहर जा सकते हैं आसानी से। जबकि जो ब्लैक होल होते हैं उनका एस्केप वेलोसिटी इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से प्रकाश जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे भी ज़्यादा उसका एस्केप वेलोसिटी हो जाता है, जिससे वहाँ से प्रकाश भी नहीं निकल सकते हैं। इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता है, वो अदृश्य होते हैं। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, उनको देखा नहीं जा सकता है। देखिए उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। तारकीय ब्लैक होल ये किसी विशाल तारे के ढहने के कारण से बनता है। मध्यवर्ती ब्लैक होल इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 100 से 1 लाख गुना अधिक हो सकता है। सुपर जाइंट ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा के अलावा कई अन्य आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। सुपर जाइंट जो ब्लैक होल होते हैं, सुपर जाइंट का मतलब अत्यधिक विशाल जो ब्लैक होल होते हैं, यही आकाश गंगाओं के केंद्र में होते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे, उसके केंद्र में भी यही जो ब्लैक होल है वो मौजूद है। इसीलिए इसका आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा कथन गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में टॉपिक चर्चा में था, इसी के कारण से मैंने ये दिया है सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह दक्षिण एशिया के पूर्वी भाग में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली फूली थी। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। कौन सा इसका सही होगा ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाए केवल दूसरा सही है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से ही शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। और यह दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फला फूला था। कहाँ पर? तो दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दक्षिण एशिया का ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग कौन सा हो गया दक्षिण एशिया का? तो म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया, ठीक ना। तो इसलिए इसका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तो बिल्कुल सही है। 1920 के दशक में इसकी खोज की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने इसके बारे में डिटेल में समझाया भी था आपको कि 1924 में ASI के यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि भारत का जो इतिहास है वो इतिहास हम लोग बहुत ही गलत पढ़ रहे हैं। दरअसल में ये जो भूमि है ये बहुत पुराना है, यहाँ पर बहुत पुराना सिविलाइजेशन बसा हुआ था। सभ्यता का तात्पर्य होता है कि शहरीकृत सभ्यता थी उस समय में, जिसमें पूरी दुनिया ढंग से बोल लिख नहीं पाती थी। उसमें भारत में शहरों का निर्माण भी हो चुका था। अगला सवाल देखिए क्या है, रिंग ऑफ फायर के बारे में है कि रिंग ऑफ फायर में विभिन्न ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के कारण खबरों में आता है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसे मध्य अटलांटिक रीज के रूप में भी जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर को मध्य अटलांटिक रीज के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में केवल विशाल प्लेटें एक दूसरे के साथ संपर्क करती हैं। यह प्रशांत जुआना डे फूका
कोकोस, नाजाक, फिलीपींस आदि प्लेटों के साथ लगभग 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में है। इसके बारे में सवाल पूछा गया है, इसका आंसर हो जाए केवल तीसरा सही है, पहला और दूसरा गलत है। मध्य अटलांटिक रिज जो है ये अटलांटिक ओशियन में है। अटलांटिक ओशियन में उत्तर से दक्षिण की तरफ में एक पहाड़ी की श्रेणी है जिसको मिडिल अटलांटिक रिज कहा जाता है। ओके। रिंग ऑफ फायर जिसे स्कर्म पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, प्रशांत महासागर के साथ एक मार्ग है जो सक्रिय ज्वालामुखी लगातार भूकंपों की विशेषता है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ क्या है तो गोलाकार आकार में प्रशांत महासागर की प्लेटें चारों तरफ टकराती हैं अलग अलग प्लेटों से, और इसका रिंग ऑफ फायर का निर्माण होता है जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी दिखेंगे। इसी रिंग ऑफ फायर में जापान भी आता है। इंडोनेशिया के भी कई सारे द्वीप समूह पर जो स्थित ज्वालामुखी हैं वो सब भी रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा हैं। ओके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कई सारे देश इसके आस पड़ोस में है। फिलीपींस, उत्तरी अमेरिका हो गया, जापान हो गया, सारे के सारे रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। परुवेता उत्सव के बारे में एक सवाल पूछा गया है, ये चर्चा में था इसलिए सवाल है, जरा इसका उत्तर निकालिए आप। ये आंध्र प्रदेश के कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। आंध्र प्रदेश के अहोबिलम में श्री नरसिंह स्वामी मंदिर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नकली शिकार का उत्सव है। परुवेता आमतौर पर विजयादशमी या संक्रांति के दौरान कई मंदिरों में मनाया जाता है। यह केवल अहोबिलम में ही यह एक मंडला 40 दिन के आयोजित किया जाता है। परुवेता उत्सव को अब तक राज्य उत्सव घोषित नहीं किया गया है। चेंचू पीले वस्त्र, तुलसी माला पहनकर नरसिंह दीक्षा लेते हैं और इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। चेंचू जनजाति भी होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर सी गलत दिया हुआ है, यानी कि इसको राज्य उत्सव भी घोषित किया गया आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 600 साल पुराने अहोबिला मठ के शासन में गुरु परंपरा के माध्यम से मंदिर ने आदिवासी समुदाय के बीच श्री वैष्णववाद को बढ़ावा दिया है, जैसा कि मठ के 7वें जीयर पोप द्वारा लिखित संस्कृत नाटक वासंतिक परियम से स्पष्ट है। वासंतिक परियम ये उनके जो मंदिर के मुख्य जीयर होते हैं उनके द्वारा ही लिखा गया था। अहोबिलम श्री नरसिंह स्वामी मंदिर में मनाया जाने वाला परुवेता उत्सव नकली शिकार उत्सव को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य उत्सव भी घोषित किया गया है। और ये कहाँ पर है तो ये परुवेता उत्सव दरअसल में आंध्र प्रदेश के संरक्षित जो क्षेत्र है वहाँ पर मनाया जाता है। हाल ही में नल्लामल्ला वन में अहोबिलम मंदिर में देखिए नल्लामल्ला फॉरेस्ट का जो रीजन है वहीं पर ये उत्सव मनाया जाता है। तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्रतिबंध नल्लामल्ला वन में भारी बाढ़ के कारण है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह के 9 मंदिर हैं। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व नल्लामल्ला फॉरेस्ट में ही स्थित है, इसी वन में स्थित है। नागार्जुन सागर श्री सैलम जो टाइगर रिजर्व है ये देश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यूपीएससी 2020 पीटी का सवाल है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह है आपका नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। लाल चंदन के लिए भी जाना जाता है इसको। चौथे का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला गलत था। तीव्र गर्मी की लहर मद्देनजर प्रतिबंध लगाए गए थे। बाढ़ वहाँ पर जल्दी नहीं आती है, तीव्र गर्मी के कारण से वहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए थे। उस दौरान गर्मी के कारण से प्रतिबंध लगाए गए थे। अगला सवाल है आपका, देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि कई सारे मंदिर हैं 5 किलोमीटर घेरे में और टाइगर रिजर्व में लोग प्रवेश करते हैं मंदिरों में पूजा करने के लिए। कई बार इस पर सवाल भी खड़े किए गए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान होता है वन्यजीव संरक्षण को, लेकिन वहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इसलिए सरकार उस पर रोक भी नहीं लगा पाती है। भारत में झींगा उत्पादन के बारे में सवाल पूछा गया है आपसे। झींगा उत्पादन के बारे में सवाल पूछा गया है, ज़रा ध्यान से देखिए। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु भारत के प्रमुख झींगा उत्पादक राज्य हैं। फ्रोजन झींगा मछलियों के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य पदार्थ है। मछलियों के बाद फ्रोजन जो झींगा होता है इसका भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है समुद्री खाद्य पदार्थ के रूप में, सी फूड के रूप में। भारतीय झींगा फार्मों से प्राप्त खेपों को एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। भारतीय झींगा जो है इसको जब एक्सपोर्ट किया गया तो उसमें एंटीबायोटिक पाए गए थे, इसलिए इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे। ऐसा स्टेटमेंट 3 में कहा गया है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 2019-20 में लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के फ्रोजन झींगा का भारत ने निर्यात किया है, जिसमें अमेरिका और चीन जो है
वो भारतीय झींगा को बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पर अत्यधिक पसंद किया जाता है। भारत के झींगा मछली की बात कर रहे हैं हम लोग। फ्रोजन झींगा भारत का सबसे बड़ा निर्यात किया जाने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ है। इसने 19-20 के दौरान इस क्षेत्र के मात्रा के हिसाब से 50 से 58% कुल अमेरिकी डॉलर की कमाई के हिसाब से 73% का योगदान दिया है। निर्यात के हिसाब से 50.58% समुद्री निर्यात में अगर हम लोग उत्पाद के तौर पर देखेंगे तो, और अगर मूल्य में देखेंगे तो 73.2% का योगदान दिया है किसने, तो झींगा के एक्सपोर्ट ने। भारत इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है झींगा का, और ख़रीदार कौन है, तो चीन और अमेरिका हैं। अगला सवाल है बंधुओं कि हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने AI सुरक्षा परीक्षण पर समझौता पर हस्ताक्षर किया था, उसके बारे में एक सवाल आपसे पूछा गया है। रिसेंटली द US एंड UK साइंड एग्रीमेंट ऑन AI सेफ्टी टेस्टिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट। आप जरा इसको ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर निकालने की आप एक बार कोशिश तो ज़रूर ही कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 ही होगा, 1 2 3 ही होगा, ये नंबरिंग में गलत है। यह समझौता बड़े भाषा मॉडल की सुरक्षा संबंधित है जो AI सिस्टम को रेखांकित करता है। क्या है यहाँ पर बड़े भाषा मॉडल का मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल से रिलेटेड है। वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया था। इसका ढांचा AI सुरक्षा संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा, यानी कि AISI द्वारा विकसित किया जाएगा। क्या है, तो AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में, छठे का आंसर हो जाएगा बी। पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत था। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या गलत है कि अमेरिका और UK ने AI सिस्टम को आधार देने वाले बड़े भाषा मॉडल के सुरक्षा परीक्षण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, और इसका आयोजन जो है ये सैन फ्रांसिस्को में नहीं बल्कि UK में किया गया था। कहाँ पर, तो यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, UK में किया गया था, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। इस समझौते के बारे में ध्यान में रखिएगा। LLM की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए फ्रेमवर्क विकसित करने का काम, जैसे कि OpenAI गूगल द्वारा विकसित किए गए, UK के नए AI सुरक्षा इंस्टीट्यूट और उसके अमेरिकी समकक्ष द्वारा तुरंत किया जाएगा। रायमोंडे ने एक बयान में कहा था, ये इन्होंने अध्यक्षता की थी इस परिषद की। UK में इसको आयोजित किया गया था, और उसी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने AI को लेकर सुरक्षा पर एक साइन भी किया था। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के कुछ ही महीनों के बाद इसको लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में GLOF खबरों में रहा है। अब ये क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, ज़रा ध्यान से पढ़िए। GLOF के बारे में तो मैंने आंसर राइटिंग भी करवाया। इसरो ने रिसोर्स सेट 2 उपग्रह द्वारा प्राप्त छवियों की मदद की हिमालय नदी बेसिन के लिए ग्लेशियर झील एटलस तैयार किया है। इस क्षेत्र में NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। तीसरा है कि NDMA की स्थापना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत में 2006 में की गई थी। 7 का आंसर हो जाएगा पहला, और दूसरा तो बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तीसरा गलत क्यों दिया हुआ है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही होगा, यहाँ पर तीनों सही हैं, यहाँ पर तीनों ही सही है। 2006 में स्थापित हुआ है, 2005 में स्थापित नहीं हुआ था। 2005 में इसका एक्ट पारित हुआ था, 2006 में इसको स्थापित किया गया है। इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे, तीनों सही होंगे। ग्लेशियल लेक बन गए। ग्लेशियल लेक क्या होते हैं बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। जैसे एक बड़ा सा ग्लेशियर है ये, ठीक है, ये ग्लेशियर यहाँ पर उपस्थित है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये ग्लेशियर टेम्परेचर बढ़ने के कारण से जम जाता है, पिघल जाता है, और यहाँ पर पानी पानी जैसा एक लेक बन जाता है, जिस लेक के किनारे अक्सर बहुत कमज़ोर होते हैं, और हल्के से भूकंप के कारण से या लैंडस्लाइड के कारण से या प्राकृतिक या मानवीय कारणों से ये जो इनका बांध है टूट जाता है, और इससे फ्लैश फ्लड की घटनाएं देखी जाती हैं। जैसे चमोली में देखा गया था, चमोली में जब बांध वहाँ पर बन रहे थे, वहाँ पर भीषण आपदा इस तरह की देखी गई थी। इसलिए इसका आंसर 1 2 3 तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। अगला सवाल है जल संकट हर दिन बढ़ रहा है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। दक्षिणी राज्यों में जल संकट का कारण मानसून की विफलता है। दक्षिणी क्षेत्र जल संकट से सबसे अधिक प्रभावित हैं, जहां जलाशय सामूहिक रूप से अपनी क्षमता केवल 23% ही भर पाए हैं, जो पिछले वर्ष में और 10 वर्ष के औसत से काफ़ी कम है। केरल की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। जल संकट जब दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ था, मैंने आपको समझाए थे कि दक्षिण भारत के अधिकांश डैम जो है बड़े बड़े वो सूख गए थे, जल को लेकर विवाद भी उत्पन्न होने शुरू गए थे। अभी तो बाढ़ की स्थिति बन रही है, केरल हो, चाहे वो कर्नाटक, चाहे वो तेलंगाना का राज्य हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, वहाँ पर भी बाढ़ की संकट देखी जा रही है। लेकिन उस समय में जल संकट बड़ा ही गंभीर हो गया था। उससे एक छोटा सा सवाल मैंने बनाया है, ज़रा इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मानसून के कारण ही नहीं होता है, बल्कि जल के कुप्रबंधन के कारण से भी
भी भारी जल के संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ था, बाकी दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। वर्तमान स्थिति की हम लोग बात करें अगर, तो अभी तो सारे के सारे डैम हमारे सही चल रहे हैं, उसमें जल की मात्रा भी पर्याप्त हो गई है। लेकिन जब जल संकट उत्पन्न हुआ था तब 25% ही भर पाए थे, बाकी सभी जगहों पर सूख गया था। दक्षिण राज्यों में केरल सबसे अधिक है, सबसे अच्छा कंडीशन है केरल का जल के अगर उपलब्धता का आधार पर देखेंगे। क्यों है? क्योंकि जल की मात्रा वहाँ पर अच्छी खासी पाई जाती है और जल संरक्षण भी वहाँ पर मौजूद है। अन्य राज्यों की तुलना में अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में वहाँ पर अच्छी खासी वर्षा भी होती है। अंटार्कटिका में भारत के डाकघर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। अंटार्कटिका में भारत का डाकघर जो है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। क्या है ये? तो भारतीय अनुसंधान स्टेशन में डाकघर की नई शाखा खोली गई है। अंटार्कटिका में भारतीय पत्रों के लिए नया पिन होगा जिसका नाम होगा MH1718। अंटार्कटिका में भारत का पहला डाकघर 1981 में दक्षिणी गंगा के रूप में स्थापित किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो इसका पहला और दूसरा सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गंगा में पहला डाकघर जो है ये 1984 में स्थापित हुआ था। 1984 में स्थापित किया गया था, 1981 में स्थापित नहीं हुआ था, 1984 था, 84 था, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। MH1718 है। इस तरह के PT फैक्ट में पूछे जाते हैं, PCS के लिए खास तौर से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ये PT फैक्ट के तौर पर सबसे शानदार सवाल में से एक हुआ आपका। अगला सवाल देखिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में एक सवाल पूछा गया है। जब मैंने आपको करवाया था कि भारत का जो मानवाधिकार परिषद है इसकी जो मान्यता मिली हुई है UNHCR से वो रद्द की जा सकती है, क्योंकि भारत के मानवाधिकार परिषद में सरकार का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ऑटोनोमस बॉडी नहीं रहा ये दुनिया भर में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा की गई थी। सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य इसका संगठन का हिस्सा हैं। ये पूछा गया है UN के जितने सदस्य हैं वो सभी UNHCR के भी सदस्य हैं क्या? ये सवाल पूछा गया है आपसे। 10 नंबर का उत्तर ज़रा निकालिए। दरअसल में होता क्या, जब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूँ तो उसमें डिफरेंस होता है, जब आप खुद से पढ़ते हैं उसमें डिफरेंस होता है। एक बार खुद से पढ़ा कीजिए वीडियो रोककर और फिर उत्तर निकाला कीजिए। मैं स्पष्टता के साथ पढ़ दूंगा या हो सकता है मैं स्पष्टता के साथ नहीं पढ़ूं। इसीलिए प्लीज़ एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा जब आप खुद से पढ़कर करेंगे वो चीज़। एक बार कीजिए अटैम्प्ट। इसका आंसर निकालिए क्या हो जाएगा। 10 का आंसर हो जाएगा A, केवल 1 सही है, यहाँ पर केवल 1 सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मानवाधिकार परिषद गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2006 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नहीं किया गया था, UN सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि UN जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था। इसने पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। OHCR का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से बना है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। परिषद के सदस्य 3 साल की अवधि के लिए सेवा करते हैं। लगातार 2 कार्यकाल पूरा होने के बाद तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होते हैं वो, तो इसीलिए इसका केवल 1 सही था, दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ था। लद्दाख में नींबू पदम दर्चा रोड के बारे में आपसे पूछा गया है। इस रोड का निर्माण किया गया था और ये चर्चा में था, इसलिए ये सवाल पूछा गया है। यह सड़क मनाली और लेह के बीच में एक संपर्क मार्ग है। यह 2 दर्रों पार करके अन्य मार्गों की तुलना में कम दूरी प्रदान करता है। BRO भारत में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसका आंसर क्या हो। ऊपर में ये UNHCR है, ONHCR लिख गया, UNHCR है ये। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर A दिया है, पहला केवल सही है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख में रणनीतिक नीमू पदम दारचा सड़क को जोड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग के साथ में दारचा और नीमू से गुजरते हुए मनाली और लेह के बीच में एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करती है। यह केवल एक ही दर्रे 16,558 फीट की ऊंचाई पर सिंकुल्ला को पार करती है। एक ही दर्रे को पार करती है, एक ही दर्रे के बीच में मार्ग बनाया गया है। इसको सिंकुला दर्रा के बीच में इसको निर्माण किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जहां सुरंग का काम शुरू होने वाला है BRO के देखरेख में। BRO की परिकल्पना और स्थापना 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को अच्छा बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में किया था। ये डिफेंस मिनिस्टर के अंदर में काम करता है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको नाम दिया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है।
अगला सवाल है सिंकुला दर्रे के बारे में आपसे पूछा गया है। सिंकुला दर्रे के बारे में पूछा गया है, जरा इसका उत्तर निकालिए। यह लद्दाख और लेह को जोड़ने वाले की योजनाबद्ध मोटर योग्य सुरंग है। सिंकुला सुरंग के बारे में पूछा गया है। यह सुरंग परियोजना सीमांतर का हिस्सा है। सुरंग का निर्माण बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी केवल 3 सही है। ये सिंकुला सुरंग, ये सिंकुला सुरंग, ये सिंगोला सुरंग के नाम से जाना, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी, उत्तर भारत लद्दाख के जास्कर घाटी को जोड़ने वाली एक योजनाबद्ध मोटर योग्य सुरंग है। किसको जोड़ेगी? तो जास्कर घाटी को जोड़ेगी, जास्कर घाटी को जोड़ेगी। ओके, और यह प्रोजेक्ट योजक का एक हिस्सा है। इस परियोजना को बीआरओ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। बीआरओ द्वारा परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मनाली लेह मार्ग पूरे वर्ष सुलभ रहे, उसमें कभी भी रुकावट ना हो, यानी कि ऑल वेदर जो रोड होते हैं ना, उसको सुनिश्चित करना है इस परियोजना के द्वारा। प्रोजेक्ट योजक नाम ही है इसका। प्रोजेक्ट योजक जो है ये इसका नाम है, प्रोजेक्ट योजक इसका नाम है, तो ये भी स्पष्ट रखें, इसमें कुछ गलत टाइप नहीं है। प्रोजेक्ट योजक ही इसका नाम था जिसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, योजक प्रोजेक्ट का ही नाम है बंधुओं। बार बार मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको हो सकता है लगे कि ये कहीं मिसटाइप तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका प्रोजेक्ट योजक ही नाम है और इसका काम ही यही था। 2025 तक इस सुरंग का निर्माण पूरा हो जाएगा। अभी वर्तमान में काम चल रहा है इस पर। 2025 में इसका निर्माण सुरंग जो है वो पूरा हो जाएगा। कच्चातीवू द्वीप जो था ये चर्चा में था, विवाद में है, बताइए जरा क्या है। यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यह द्वीप भारत सरकार के अधिकार में है। सही कथन को चुनिए। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। कच्चातीवू द्वीप भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी तट के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित निर्जन द्वीपों की जोड़ी है। बड़े द्वीपों को कच्चाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जबकि छोटे को इमरावन कहा जाता है, इमरावना कहा जाता है इसको। और ये श्रीलंका सरकार के अधीन में है, न कि भारत सरकार के अधीन में है। भारत सरकार ने इसको दे दिया था श्रीलंका गवर्नमेंट को। तमिलनाडु में जब चुनाव हुए थे उसके बाद साथ ये आपने देखा होगा कि चर्चा में आ गया था। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 के बारे में आपसे एक सवाल पूछा गया है। क्या है यह? जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1980 में संशोधन करेगा। इस विधेयक में आधार विवरण को जोड़ने वाले डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। इसका राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से कोई संबंध नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 1969 में ये संशोधन करेगा। इसके तहत क्या है कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेगा तो उसका डिजिटली हम रजिस्टर तैयार करते जाएंगे। किसी की मृत्यु भी होगी तो उसका डिजिटली रजिस्टर तैयार होगा, जिसको हम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR से कनेक्ट करेंगे, जिससे हमें डे बाय डे ये पता चलता रहेगा कि आज कितने बच्चों का जन्म हुआ है, कितने लोगों की आज मृत्यु हुई है। देश का रियल टाइम आंकड़ा हमें पता चल सकेगा। भारत सरकार ने इसको लेकर विधेयक लाया था और ये एक्ट भी बन चुका है। कुछ दिनों में इसको लागू भी कर दिया जाएगा। विधेयक डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के अवधारणा को प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य कई उद्देश्यों के लिए एक व्यापक दस्तावेज के रूप में कार्य करना है। जन्म प्रमाण पत्र के अलावा केंद्रीकृत डेटाबेस, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण को भी अपडेट कर दिया जाएगा। एक चीज़ को डिजिटलाइज करने से कई सारे जगहों पर हमें बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए भारत सरकार इसको अपनाने जा रही है। अगला सवाल है, हाल ही में नाबार्ड ने बिहार को 10,372.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। इसके बारे में एक सवाल पूछा गया नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। यह छोटे और सीमांत किसानों और कुटीर उद्योगों को सीधा ऋण प्रदान करता है। 15 का आंसर हो जाएगा सी, केवल दूसरा सही है। यहाँ पर पहला गलत है। क्यों गलत है भाई? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नाबार्ड जो है इसका 81 के तहत में, एक्ट के तहत में 82 में स्थापित किया गया था और ये संवैधानिक नहीं बल्कि एक वैधानिक कमीशन है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर संवैधानिक लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई चर्चा नहीं किया गया है, संविधान में इसका कोई चर्चा नहीं है। और ये कुटीर उद्योग को सीधा ऋण नहीं देता है, बल्कि ये क्या है? तो बल्कि इनडायरेक्ट फाइनेंस एजेंसी है। ये बैंकों को पैसा देती है और बैंक आपको पैसा देती है, किसानों को और अलग अलग जो छोटे ऋण होते हैं, MSME सेक्टर हो गए, उन सभी को ऋण देती है बैंक। ये बैंकों को पुनर्वित्त एजेंसी कहा जाता है, इसको पुनर्वित्त एजेंसी कहा जाता है, पुनर्वित्त एजेंसी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर केवल दूसरा हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में कृषि व अन्य ग्रामीण क्षेत्र के पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। सहकारी बैंक
बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत होते हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति अपने सदस्यों को दीर्घकालिक ऋण व अन्य सेवाएं प्रदान करती हैं जो ज़्यादातर किसान होते हैं। प्राइमरी जो कृषि सहकारी समिति होती है उनके बारे में स्टेटमेंट है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला यहाँ पर सही है। सहकारी बैंकिंग विनिमय जो अधिनियम है ये 2002 में इसके तहत में पंजीकृत किया गया है। 2002 के तहत में रजिस्टर किया गया है, इसको 2002 के तहत में रजिस्टर किया गया है, 2002 में किया गया है। और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जो होती हैं उनका काम क्या होता है? तो अपने सदस्यों को अल्पकालिक ऋण व अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं। अल्पकालिक ऋण के लिए होता है सहकारी समिति, न कि दीर्घकालिक ऋण के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आई होप आपने आता हुआ सवाल भी गलत किया होगा। अल्पकालिक और दीर्घकालिक में अंतर होता है। अल्पकालिक ऋण के लिए मुख्य रूप से सहकारी समितियां काम करती हैं, दीर्घकालिक ऋण का काम नहीं करती हैं। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रह्मांड के डार्क एनर्जी के बारे में सवाल पूछा गया है। डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक रहस्यमय और मायावी रूप है जो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों एक ही हैं। डार्क एनर्जी वस्तुओं को एक साथ खींचती है। इसमें सवाल पूछा गया साइंस एंड टेक से, ये चर्चा में था डार्क मैटर, इसलिए सवाल डाला गया है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला सही है, यहाँ पर केवल पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत दिया हुआ है। डार्क एनर्जी का अदृश्य प्रभाव है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो वस्तुओं को एक साथ खींचता है। डार्क एनर्जी एक प्रतिकारक बल के रूप में कार्य करती है जो दूर धकेलता है, जो आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर करती है। जैसे ग्रेविटी आपको खींचती है, नज़दीक लाती है, डार्क एनर्जी आपको दूर करती है आकाश गंगाओं को। ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर लगभग में 27% है। पृथ्वी पर सब कुछ, हमारे सभी उपकरणों के साथ अब तक देखी गई हर चीज़, सभी सामान्य पदार्थ ब्रह्मांड के 5% से भी कम है। जो भी कुछ हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, जो भी कुछ पृथ्वी या सूर्य, चंद्रमा, इतने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह जो भी देखते हैं आप, वो पूरे ब्रह्मांड का 5% से कम है। 95% हिस्सा अभी भी हमें नहीं पता कि क्या है। अगला सवाल देखिए, प्रोजेक्ट आकाश गीर के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है भाई? आकाश तीर था, शायद आकाश तीर था। यह इसरो का एक क्या है? तो इसका उद्देश्य सेना के वायु रक्षा तंत्र के परिचालन दक्षता और एकीकरण को बढ़ाना था। प्रोजेक्ट आकाश तीर इसका नाम रखा गया था। इट एम टू एनहेंस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द आर्मी एयर डिफेंस मैकेनिज्म। भारतीय सेना अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से रणनीतिक कदम प्रोजेक्ट आकाश तीर के हिस्से के रूप में नियंत्रण व रिपोर्टिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन की पहल की थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित इस परियोजना का उद्देश्य सेना की वायु रक्षा तंत्र के परिचालन दक्षता और एकीकरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना था। यही इसका काम था, प्रोजेक्ट आकाश तीर का। प्रोजेक्ट आकाश तीर का काम यही था। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके आगे के सवालों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज़्यादा सवाल अगर हो जाएगा तो आप फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एक मैं मैराथन वीडियो में भी सारा कुछ करवाऊंगा आपको। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।